أشرقت نفسي بنور من فؤادي। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसाफ खलील है और मैं नमल का 5th सेमेस्टर बीबीए का स्टूडेंट हूँ। और हमें जो असाइनमेंट मिली गई है वो है हमें एक एंटरप्रेन्योर जो मतलब कि मार्केट में सर्वाइव करो और उसका सक्सेसफुल हो। हमने एक जो चॉइस किया कि चीज़ियस के ओनर को, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ियस में काम करता हूँ। तो मैंने प्रेफर समझा कि मैं पहले ही जहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं वहाँ क्यों ना पहले इंटरव्यू लूँ और उनसे एक नॉलेज लूँ अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ नमल यूनिवर्सिटी में। और हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेने का डायरेक्ट मिला था, जिसके लिए हम चीजेस के ओनर फहीम साहब से मिले और उनका हमने इंटरव्यू लिया। ठीक है। मैंने और मेरे दोस्त उमर ने, जो कि हमारे एक एंटरप्रेन्योर की हमें एक असाइनमेंट मिली गई थी प्रोजेक्ट, जो हमने फुल करनी तो उमर परेशान था कि उसने कहा यार ये कैसे करें। तो हमने बहुत से आइडियाज़ लगाए। मैंने कहा यार हम दूसरों के पास क्यों जाएं, हम वहीं चलते हैं जहाँ पे मैं जो तो उसने कहा फ़हीम साहब है हमारी ब्रांच में वैसे विजिट करने के लिए। तो मैं अब फुल तैयार हो रहा था। मैंने कहा अब कैसे सर से बात करूँ, क्योंकि ओनर हैं तो नॉर्मल तो बंदा जा नहीं सकता। तो उन्होंने बाई चांस हमारे जिया साहब जो हैं उनसे कहा यार मुझे किसी लड़के को बुलाओ, तो उससे मेरा काम है। तो उन्होंने कहा यार किसी को ना फ़हीम साहब बुला रहे हैं। तो वो डाइनिंग पे बैठे थे, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा जो बेटा ये मेडिसिन ले आओ। तो जैसे मैं मेडिसिन लेके आया मैंने कहा सर आपसे ना 2 मिनट की ना बात करनी थी। तो उनसे बात की तो उनसे मैंने कहा सर मेरा ना इंटरव्यू का ना एक वो सब्जेक्ट है, तो मैंने ना आपका इंटरव्यू लेना है। तो हमें तो वैसे सर ने कहा था कि कोई सा भी उठा लो, तो लेकिन मैं यहाँ जॉब करता हूँ मेरे लिए ना आपसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कोई नहीं है, क्योंकि मेरे सामने आपने इतनी सी एक छोटे से 1 पॉइंट्स आउटलेट से स्टार्ट करके 48 आउटलेट्स बना लिया आपने। तो मुझे काइंडली आप टाइम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी आपके रिलेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं और अदर बिज़नेस में आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो घबराया यार मुझे अपर मैनेजमेंट से टाइम नहीं मिलेगा या उनसे अलाउ नहीं है इस तरह से। मैंने कहा सर 10 नंबर का वो है प्रोजेक्ट है और आपको पता है मेरी पेमेंट और सैलरी मेरी फ़ीस तो आप खुद पे कर रहे हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा एहसास करेंगे क्योंकि आपकी जेब से मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हो, तो यूँ करें आप फ्राइडे वाले दिन या मंडे वाले दिन आ जाना और लिमिटेड टाइम होगा मेरे पास, तो मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूँगा। आप कुछ मिनट्स में आपको मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं और वीडियो नहीं होगी और सिर्फ ऑडियो होगी, और या आप लिख सकते हैं तो लिख के कीजिएगा, बाकी आप कहेंगे तो मैं फ़ोटो दे दूँगा। इवन वो तो फ़ोटो भी हमसे नहीं बनाने दे रहे थे। उन्होंने कहा फ़ोटो भी आप चले बाहर बना लेते हैं लेकिन और एचआर में मैं आपको नहीं बना सकता। मैंने कहा सर आप फ़ोटो तो बना दें। तो फिर उन्होंने एक फ़ोटो हमें दी। फहीम अशरफ चीजेस के ओनर है। वो शुरू से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं थे। उनका जो बैकग्राउंड है वो पहले ज़मींदारा था, पहले और ज़मींदारा करते थे और साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। तो कंस्ट्रक्शन और ज़मींदारा के साथ उन्होंने पहला मैरिज हॉल खोला ओकाड़ा में, जो उनका बाई शहर है। फिर वो उसके बाद उन्होंने ओकाड़ा में एक फास्ट फूड की ब्रांच खोली। फास्ट फूड में उनको प्रॉफिट नज़र आया, ग्रोथ नज़र आई। तो ओकाड़ा के बाद उन्होंने साहिवाल में एक और ब्रांच खोली। अब उनको 2-3 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया, उनको फास्ट फूड की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें मार्केट की गेम का पता चला। उसके बाद उन्होंने पिंडी में आने का फैसला किया और फिर पिंडी में कमर्शियल उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली, क्योंकि उस वक्त पिंडी की मार्केट को इस तरह जानते नहीं थे। और यहाँ पे लोग हैं वो क्या नाम है वैसे उमर तुम्हारे नॉलेज में लाता जो ओकाड़ा में जो इन्होंने फर्स्ट आउटलेट ओपन किया था ना वो था पिज़्ज़ा हाउस के नाम से। हाँ, पिज़्ज़ा हाउस। इनके उस वक्त थे ना 3 दोस्त थे। इन्होंने एक मतलब तीनों फ्रेंड ने सोचा यार हम क्यों ना डिफरेंट कोई जो ऐसा आउटलेट ओपन करें या ऐसा बिजनेस ओपन करें कि कोई भी आए ना परेशानी है या क्रिटिकल सिचुएशन है वो हमारा ओपन रहे। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या मेडिकल या हेल्थ। तो उन्होंने ना या फूड या हेल्थ प्रोडक्ट्स वगैरह। तो उन्होंने ना क्या कहते हैं फूड के तरफ आने का वो किया कि उनके मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज भी था और उनके लिए इजी भी था। तो उन्होंने फिर ना एक आउटलेट ओपन किया पिज़्ज़ा हाउस के नाम से। तब ये 2-3 फ्रेंड्स थे। तो वो इनका ना मतलब जो तीसरा फ्रेंड था ना वो ज़रा डगमगा गया। उसने कहा यार यहाँ से हमें वो होगा। फिर वो आउटलेट जो पिज़्ज़ा हाउस था ना वो उनका फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने मतलब 2 दोस्तों ने ना मिलके चीज़ियस के नाम से ओपन किया ब्रांड। फिर 2-3 साल वहाँ पे जैसे उनको सक्सेसफुल मिला ना, तो उन्होंने फिर सोचा कि पिंडी की मार्केट में आते हैं। तो फिर वो कमर्शियल में आए। यहाँ इनको मैक्सिमम वो कहते हैं हमें मतलब 2 से 3 साल चीज़ेस में लगे जिस वजह से ना हमें पिंडी में आने में, क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे आबादी के लिहाज से ओवरऑल देखा जाए ना हमें चॉइस वगैरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ना बड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम ना डिफरेंट एक लाएँ आइटम अपना लाएँ जिससे ना ओवरऑल पसंद चूज़ भी करे और उसको पसंद भी करे। तो इन्होंने अपना एक स्पेशल आइटम लाया जो क्राउन प्लस के नाम से इनका बहुत फेमस हुआ।
और उसके अंदर जो इनकी अपनी पर्सनल जो सोच थी ना वो इन्होंने क्रिएट की, वो उन्होंने डाली, तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और दूसरा इनको जो बेनिफिट मिला था ना वो इनको ज़्यादातर मिला था कोविड-19 में। कोविड-19 में इनको क्या बाकी सारी ब्रांचेज़ या फूड आइटम्स वाले ना ज़्यादातर ना क्लोज़ हो गए थे, लेकिन चीज़ें ओपन ही रहा और उन्होंने मतलब पूरी जो कोविड-19 की पॉलिसीज़ वगैरह थी वो अप्लाई किया खुद पे और अपने राइडर्स पे। वैसे तो उनकी डाइनिंग वगैरह सारी क्लोज हो गई थी, सिर्फ किचन और राइडर इनका ओपन था और वो सर्विस दे रहा था डोर टू डोर। तो जिस वजह से ना फिर जैसे कोविड-19 ख़त्म हुआ तो इनका बिजनेस अचानक से बुलंदियां छूने लगा। फिर उन्होंने कोविड में इनको मतलब स्ट्रगल तो करनी पड़ी, क्योंकि ओवरऑल सारे ही ऑनलाइन डिलीवर करने लगे थे। मतलब कोई फूड पांडा यूज़ करने लगा था, कोई तो कईयों ने तो अपने पैनल बनवा लिए थे कि घर घर जाके उन्होंने पैनल डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको होम फूड प्रोवाइड करेंगे और मेडिकल ओवरऑल सारा कुछ उन्होंने कहा हम आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जैसे कोविड-19 ख़त्म हुआ तो इन्होंने अपना अच्छा खासा इन्हें पता सेटअप हो चुके थे, तो इन्होंने अपने न्यू तो फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना न्यू अपनी ब्रांड ब्रांचेस ओपन करें। तो इन्होंने फिर कमर्शियल 2 ओपन की। ऐसे करते करते इन्होंने मतलब 5 से 6 ब्रांचेस अपनी अचानक से ओपन की। उसके बाद फ़लस्तीन का और इसराइल का इशू सामने आ गया, जिस वजह से ना पाकिस्तान मोस्टली मुसलमानों ने ना बाइकआउट कर दिया इसराइली प्रोडक्ट्स सारों का। फिर इन्होंने ना इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया और इनको बहुत ज़्यादा सेल और प्रोडक्ट्स में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जिस वजह से ना आज इनकी क्या कहते हैं प्रोडक्ट ब्रांचेस टोटल है 48 के करीब और 49 और 50 इन्होंने ना अब 2 ब्रांचेस और भी ओपन कर रहे हैं जो जिनकी रेनोवेशन जारी है। फिर जैसे इन्होंने ब्रांड इनका इम्प्रूव हो गया ना, फिर इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि फ़हीम साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद की आउटलेट्स ब्रांचेस संभालता हूँ, आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान चीज़ें को ना ओवरऑल पाकिस्तान में नेशनल बनाना चाहते हैं और इसके बाद हम इंटरनेशनल की तरफ आना चाहते हैं। तो फ़हीम साहब और इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि जो भी पॉलिसीज़ होंगी ना हम मिलकर बनाएंगे और कोई भी पॉलिसी हम विदाउट परमिशन नहीं तोड़ेंगे। इस वजह से जो भी वो होता है ना इवन छोटी छोटी बारीकी भी होती है ना वो दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं और देन उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम कैसे वो कर देंगे। फिर इन्होंने फ़हीम साहब ने मेरे पास जो नॉलेज है ना वो फ़हीम साहब की, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू ले आया था। तो फ़हीम साहब ने कहा फिर मैंने ना अपनी एक टीम बनाई, रिसर्च सेंटर मार्केटिंग टीम। वो मार्केटिंग में ना एक्सपेरिमेंट करती थी और कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या टेस्ट पसंद है और वो क्या क्रिएटिविटी चाहते हैं और उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी क्या बनानी है कि पाकिस्तान में लोग खरीदें भी सही, ये ना हो हमारी ज़्यादा प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो और लोग ना लें। ये सारा उन्होंने कहा एक टीम बनाई। उसके बाद उन्होंने एक अलग से HR डिपार्टमेंट बनाया जो उनके एम्प्लॉयज़ को और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है ना वो संभाले, और उन्होंने एक अलग से फिनांस डिपार्टमेंट क्रिएट किया जहाँ सारों के वेजेस और एक्सपेंस कंपनीज के हो और उसके ऊपर सारा डेटा सबमिट किया जाए और उसके ऊपर उसी के मुताबिक ही उसके ऊपर अमल किया जाए। तो उनको ज़्यादातर ना प्रॉब्लम जैसे अब हम प्रॉब्लम में आते हैं, उन्होंने ना प्रॉब्लम फेस की कि हम कैसे चीज़ें को ना एक मैप में ना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उन्होंने ना फ्लैरिंग ली। फ्लैरिंग अपने उन्होंने, क्योंकि उस वक्त इतना वो सोशल मीडिया उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं था, उनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने क्या कहते हैं फ्लैरिंग ली, अपने क्या कहते हैं मेन्यूज़ बनाए, उस पर सारे आइटम्स की तस्वीरें लगे, उनकी प्राइस लिखी और अपने हर राइडर को ना उन्होंने एक मेन्यू का पैक दिया। वो उनको एक सेक्टर दे दिया जाता था, मतलब कि 5 से 10 राइडर हैं, तुम जो भाई पिंडी के 6 रोड वाली साइड पे, तुम जो सदर वाली साइड पे जितने भी हाउसेज हैं, हॉस्टल्स हैं या सारों पे फ्लैरिंग करो, मतलब सारों को डिस्ट्रीब्यूट करो। और फिर इसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि सारे जितने भी राइडर हैं ना हर ब्रांच के, वो उन्होंने ना मतलब अगर इनके उस वक्त 30 राइडर थे ना 1 ब्रांच में, तो उन्होंने 30 राइडरों ने अपने अपने बाइक के ऊपर बैग लगा के ना एक कतार में ना उन्होंने एक वो किया, मतलब रैली निकाली, ताकि लोगों को पता चले ये भी एक ब्रांड आ चुका है जो कि चीज़ें का अपना है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तान में ही ये क्रिएट किया जाता है और पाकिस्तानी ही ओनर हैं, इसमें कोई वो दूसरे फॉरेन या इसराइली कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब फ़हीम अशरफ साहब चीज़ें के अंदर उनकी अब लाइफ से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अब वो शुरू से बिजनेस में थे, हॉस्पिटैलिटी में नहीं थे, वो कंस्ट्रक्शन कार्य थे, ज़मींदारा कार्य थे, लेकिन जब वो एंटर हुए जिस फील्ड में एंटर हुए उसमें उन्होंने सीखा और बढ़ते गए। जब वो हॉस्पिटैलिटी से फास्ट फूड की तरफ आए तो उन्होंने वहाँ पे शुरू में उनकी मुश्किलात हुई, लेकिन उन्होंने सीखा और एक क्वालिटी पे अच्छे करते गए और बढ़ते गए। अब क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आ चुका था 2 साल का, तो
उन्होंने पिंडी में जब एंटर हुए तो उन्होंने शुरू में तो पहले लो क्वालिटी और प्राइस कम थी, तो उसके बाद जब उन्होंने वो लास्ट में गए उनको नुकसान हुआ, तो उन्होंने फिर अब जब दोबारा चीज़ें शुरू किया, क्योंकि उनकी पुरानी और थी, तो उन्होंने चीज़ें में जब शुरू किया तो उन्होंने क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि अब उनके पास एक्सपर्टाइज थी, उन्होंने बहुत कुछ सीख चुके थे, तो उन्होंने क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कस्टमर वैल्यू पे नहीं किया कि कस्टमर को उन्होंने वैल्यूज़ दी, मतलब कि जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके ऊपर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। और अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि जिस मैं फील्ड में जा रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस लूँ, तो उसके अंदर काम करूँ। जब मैं एक दफ़ा सीख जाऊँ, छोटे से शुरू करूँ, ये फिरोज साहब से सीखा है कि उन्होंने भी छोटे से शुरू किया और फिर वो इतना आगे गए। तो छोटे से शुरू करके जब हम फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर मतलब होता नहीं। और इसमें बिजनेस कोई भी हो ना, उसमें ये नहीं होता कि ना आप रातों रात आपका बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सम बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि वो टाइम लेते हैं। जैसे चीज़ेस ने भी ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि उसने एक ही साल में वो इम्प्रूव हो गया, नहीं, उसने 5 से 6 साल उनको सिर्फ सेटल होने में लगे, वो कारा और फिर कमर्शियल में। तो ऐसे जो भी बिज़नेस होगा ना, आपको टाइम लगेगा, और आपने एक तो क्या कहते हैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और दूसरा कि कस्टमर के साथ आपने बिहेवियर अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आपका एक कस्टमर टूटेगा ना, वो पीछे आपके 10 से 15 कस्टमर तोड़ के जाएगा। तो इसलिए आपको एक तो क्वालिटी और दूसरा कस्टमर रिलेशनशिप आपको बहुत से ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए। और इसी तरह जैसे आप देख लो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर रहती है और अच्छी रहती है, क्योंकि अगर उनका एम्प्लॉई अच्छा नहीं होगा ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसको, मतलब घर से टेंशन होगी या कोई भी परेशानी होगी या मेडिकल इशू होगा, वो आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ना काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए चीज़ेस ने ना एक पॉलिसी बनाई एम्प्लॉयज़ की, मतलब कोई भी मेडिकल इशू होता है वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, और इवन के उनको फैमिली का भी इशू होता है ना, मतलब सिस्टर की शादी का या पेरेंट्स के मेडिकल का इशू, वो प्रोवाइड करते हैं। इवन के अगर कोई शादीशुदा है ना, तो उसकी मिसिस की मेडिसिन, उसके बच्चों की एजुकेशन, और अगर मिसिस की डिलीवरी है तो उसके भी वो बिल पे करते हैं। इवन कि आपके एक छोटे से बुखार का भी बिल होता है ना 50 रुपीज़ का, वो भी चीज़ें आपको पे करके देता है। मतलब चीज़ें कहते हैं आप अपने आपकी जो भी परेशानियाँ वो आप हमें दे दो, और हमने जो आपको वर्क दिया आप सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करो, बाकी के आप मामला सारे भूल जाओ। इससे ये सीखने को मिला कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जितना भी सिंसियर रहेंगे ना, एम्प्लॉय उससे डबल हमें अपना वर्क प्रोवाइड करके देंगे। और क्योंकि यही तो बैकबोन होती है ना एक बिज़नेस की, कि अब वो कैसे बिज़नेस को इम्प्रूव करती है और कैसे वो बिल्ड करती हैं। तो इसी रिलेटेड अब जैसे मैं चीज़ेस में जॉब कर रहा हूँ, तो चीज़ेस का एक रूल है कि अगर एम्प्लॉय को वन ईयर से ज़्यादा हो जाए ना, फिर वो एम्प्लॉय को ना एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस या एजुकेशन फ़ीस देती है। तो उसमें ना उन्होंने एक क्राइटेरिया ऐड किया हुआ है कि ट्यूशन फ़ीस। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 75,000, तो वो उसमें जो बहुत चलान में होती है ना फ़ीस एजुकेशन ट्यूशन फ़ीस, और बाकी सारी स्किप करके ना जो ट्यूशन फ़ीस होती है ना 75,000 अगर टोटल है ना, तो उसमें ट्यूशन फ़ीस होगी आपकी 65,000। तो चीज़ें मुझे ना 65,000 हर सेमेस्टर में पे करता है, और बाकी जो होती है वो मतलब 10,000 या 12,000 मैं पे करता हूँ। मतलब मेरे लिए एज ए स्टूडेंट मेरे लिए मतलब कोई बर्डन नहीं है कि मैं स्टडी के लिए पैसे जमा करने के लिए परेशान रहूँ या इवन कुछ भी। तो मैं यकीन माने तो मैं बड़ा चिल होकर मतलब अपनी लाइफ के तरफ कंसंट्रेट करता हूँ, अपनी मतलब हमेशा गोल सेटिंग करने के लिए वो कंसंट्रेट करता हूँ। बाकी मुझे किसी की परेशानी नहीं होती कि यार मैं ये कैसे करूँगा। तो फिर जैसे वैसे तो हमें मतलब इतना सीखने को कुछ नहीं मिलता अगर हमें मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से और टीचर की तरफ से हमें ये असाइनमेंट ना मिलती। मतलब एक नॉलेज मतलब मेरे भी और उम्र के भी नॉलेज में आ गया कि हम एक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में किसी का इंटरव्यू लेने मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे थे ना, तो हमारे लिए एक यूनिक और मतलब लेसन फुल वो था दिन था। तो हमने मतलब उनसे ना बहुत कुछ सीखा। मतलब एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को ना ये करनी चाहिए प्रैक्टिकल खुद। ये नहीं है कि सब कहते हैं यार बस नंबर नहीं हैं तो नंबरों की खैर है कि हम नहीं जाते। मैं कहता हूँ आप जाओ, आपके दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात किसी ना कोई उसी इन्फ्लुएंसर की ना क्लिक कर जाएगी जो आपको ना मोटिवेट करेगी आपके गोल अचीव करने के लिए ना आसान और रास्ते प्रोवाइड करेगी आप जिससे ना अच्छे प्लान्स बना सकोगे और अच्छे से गोल सेट की तरफ ना आप आगे बढ़ सकोगे। हम अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और अपने डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंस का
भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही सर अदनान इफ्तिखार का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि उन्होंने एक असाइनमेंट हमें एज ए प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड की, जिससे हमें मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। वैसे तो हम पहले बहुत ज़्यादा डरे थे, और साथ उमर साहब की वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है किसी प्रोजेक्ट को करने में, तो इसने पहली दफ़ा लेकिन ये है कि बहुत बहुत कुछ सीखा है। हाँ, इसने पहली दफ़ा किसी प्रोजेक्ट में दिल से हामी भरी और इसने कहा यार साहब ये तो मैंने करना ही करना है। इसका क्रेडिट सर को, यूनिवर्सिटी को जाता है जिन्होंने तो हमें ये असाइनमेंट दी। क्योंकि इसने भी आगे अपना बिजनेस करना है और मैंने भी अपना बिजनेस करना है, तो इसलिए फिर भी हमने कहा कि ये हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो हम इसलिए इससे मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा